बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी आज हमने डिस्कस करना है दूसरा पैरामीटर फार्माकोकाइनेटिक का, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। हम पहला पैरामीटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने डिस्कस करना है जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग क्या है? ड्रग हमने एडमिनिस्टर की थी, एडमिनिस्ट्रेशन साइट से वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आ गई थी। अब इस ड्रग ने ब्लड से निकल के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और टिश्यूज़ में जाना है, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ड्रग रिवर्सिबली लीव करती है सर्कुलेशन को, सर्कुलेशन से निकलती है और रिवर्सिबली लीव करती है जी सर्कुलेशन को, और ये आ जाती है आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और टिश्यूज़ में, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, ये चीज़ हो गई। अब ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म से मतलब ये है कि जितनी ड्रग ब्रेन में जा रही है ज़रूरी नहीं उतनी ड्रग हार्ट में जाए, या उतनी ही ड्रग किडनीज़ में या दूसरे बाकी बॉडी एरियाज़ में जाए। ठीक है, वो डिपेंड करता है कार्डियक आउटपुट के ऊपर। ठीक है, जहाँ कार्डियक आउटपुट जो है ये चीज़ जो है कार्डियक आउटपुट ये इफ़ेक्ट करती है हमारी ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन को, इसलिए ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होती है। कई एरियाज़ में ब्लड फ्लो ज़्यादा है, कई एरियाज़ में ब्लड फ्लो कम है। तो दूसरी चीज़ आ जाती है वो है जी जो फैक्टर डिपेंड करता है, जो फैक्टर इफ़ेक्ट करता है हमारी ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन को, वो है ब्लड फ्लो टू दी एरियाज़। ठीक है, ब्लड फ्लो कैसा है? जिन एरियाज़ में ब्लड फ्लो ज़्यादा है, जैसे किडनीज़ हो गई, हार्ट हो गया या ब्रेन हो गया, इनमें जो है वो ब्लड फ्लो ज़्यादा है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जल्दी अचीव हो जाती है। ठीक है जी, जिन एरियाज़ में जैसे स्किन हो गई या डिवोर्स टिश्यूज़ हैं या हमारे स्केलेटल मसल्स हैं, उनमें ये डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाती है क्योंकि ब्लड फ्लो उन एरियाज़ में एज़ कम्पेयर टू ब्रेन कम है। ठीक है जी, ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ आ जाती है जी हमारी कैपिलरी परमिएबिलिटी। अच्छा जी, कैपिलरी परमिएबिलिटी क्या है? कैपिलरी परमिएबिलिटी अब दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक चीज़ है ड्रग का अपना केमिकल नेचर कैसा है, यानी कि वो कितनी लिपोफिलिक है, कितनी हाइड्रोफोबिक है, उसका क्या मॉलिक्यूलर साइज़ क्या है, इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। और दूसरा उसके कैपिलरी के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। ठीक है जी, ये हम डिस्कस करते हैं, आगे जाकर डिस्कस करेंगे हम। तीसरी चीज़ जो आ जाती है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग को इफेक्ट करती है, वो उसमें आ जाती है बाइंडिंग। किन चीज़ों के साथ बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, बाइंडिंग हो जाती है जिनके प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ या टिश्यू प्रोटीन्स के साथ, टिश्यू प्रोटीन्स के साथ या प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जो ड्रग बाइंड कर जाती है, अब वो इनर्ट हो गया फार्माकोकाइनेटिकली भी और फार्माकोडायनामिकली भी, यानी कि वो आप कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, वो एलिमिनेट नहीं हो सकती है, वो मेटाबोलाइज नहीं हो सकती है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती है, वो ब्लड में ही रहती है। ठीक है जी, तीसरा फैक्टर ये हो गया। और चौथा फैक्टर जो है वो ड्रग की अपनी सॉल्युबिलिटी आ जाती है। ठीक है जी, क्योंकि ड्रग ने जब लीव किया ब्लड वेसल्स को और वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ गई, अब उसने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से आगे टिश्यूज़ में जाना है, तो टिश्यू के मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करना है। इसके लिए उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी कैसी है, ये चीज़ भी इफ़ेक्ट करती है ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन पे। ठीक है जी, आए जी अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो फैक्टर्स हमने पढ़े हैं, जो हमने फैक्टर यहाँ पे लिखे हैं, इनका हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये आ जाता है जी कि ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो से मतलब ये है कि जिन एरियाज़ में ब्लड फ्लो या टिश्यू कैपिलरीज में ब्लड ज़्यादा आ रहा है एज अ रिज़ल्ट ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्डियक आउटपुट, उन एरियाज़ में ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है जी, और जल्दी अचीव होगी। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू उन एरियाज़ में जहाँ पे ब्लड फ्लो कम आया है, जहाँ पे ब्लड फ्लो कम है वहाँ पे फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग भी कम होगी, ये चीज़ होगी। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी टिश्यूज़ हैं, जो एडिपोज टिश्यूज़ हैं या स्किन है, इनमें ब्लड फ्लो कम है तो ड्रग उसमें डिस्ट्रीब्यूट डिले से होगी। ठीक है, लेकिन जो ब्रेन है जहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा जा रहा है, जो किडनी है या हार्ट है, उनमें ब्लड फ्लो ज़्यादा है। ठीक है, तो वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग है वो ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़ आ जाती है कि जी हम टिश्यू परमिएबिलिटी की बात करते हैं या कैपिलरी परमिएबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है जी, इसमें क्या होता है कि कैपिलरी परमिएबिलिटी हमारी डिपेंड करती है दो चीज़ों पे। ठीक है, एक चीज़ हमने पहले डिस्कस की कि ड्रग के अपने फैक्टर्स आएंगे,
यानी कि ड्रग का मॉलिक्यूलर साइज़ कैसा है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कैसा है उसका, वो उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, इन चीज़ों पे ये डिपेंड करती है, ठीक है, कि वो हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक है। क्योंकि ड्रग ने अब देखिए जाना है ब्लड वेसल से, अगर वो क्रॉस कर रही है स्लिट जंक्शंस को क्रॉस करके, कैपिलरीज को क्रॉस करके वो बाहर आ गई, अब उसने यहाँ पे भी जाना है, यानी कि टिश्यूज़ के भी अंदर जाना है, तो उसको ये वाली मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करना है। तो सिर्फ साइज़ काफ़ी नहीं होगा, इतना साइज़ होना कि वो यहाँ से क्रॉस करके आगे आ जाए, ये साइज़ काफ़ी नहीं है। अगर उसकी सॉल्युबिलिटी कम है, अगर वो सॉल्युबल कम है, लिपिड सॉल्युबिलिटी कम है, अगर वो आयनाइज्ड है, अगर वो पोलर ड्रग है, तो वो ये मेम्ब्रेन उसको अंदर एंटर नहीं होने देगी, ठीक है। दूसरी चीज़, कैपिलरी का अपना स्ट्रक्चर, जो आपने पहले बात की स्लिट जंक्शंस। कैपिलरीज़ का स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि जो कैपिलरीज़ हमारी बाकी बॉडी एरियाज़ में प्रेजेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रेन, अब ब्रेन में जो कैपिलरीज़ हैं उनमें स्लिट जंक्शंस नहीं है, यानी कि उनमें गैप नहीं है। जो बाकी बॉडी एरियाज़ में हमारे कैपिलरीज़ हैं, फॉर एग्जांपल लीवर में या स्प्लीन में, उनमें टाइट जंक्शंस नहीं है, बल्कि उनमें स्लिट जंक्शंस हैं, उनमें गैप है, ठीक है, उनकी कैपिलरी वॉल में गैप है। जबकि ब्रेन की कैपिलरीज में स्लिट जंक्शंस मौजूद नहीं है, ये टाइट जंक्शंस हैं, ठीक है। अब अगर जो ड्रग है वो थोड़ी वाटर सोल्यूबल है और उसका साइज़ ऐसा है कि वो स्लिट जंक्शन को क्रॉस कर सकती है, तो वो तो कैपिलरी की वॉल को क्रॉस करके चली जाएगी, ठीक है जी। लेकिन अगर कोई ऐसी ड्रग है जो लिपिड सोल्यूबल नहीं है, वो वाटर सोल्यूबल है, वो थोड़ी पोलर है या वो आयनाइज्ड है, तो वो ब्रेन में एंटर नहीं हो सकती, ठीक है। क्यों ब्रेन में एंटर नहीं हो सकती? क्योंकि लिपिड की जो लेयर है उसको तो वो ड्रग क्रॉस नहीं कर पा रही, क्योंकि वो पोलैरिटी रखती है, वो आयनाइज्ड है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि वो लिपिड सॉल्युबिलिटी कम है उसकी, वो इन एंडोथेलियल सेल ऑफ कैपिलरीज को क्रॉस नहीं कर सकती कि वो आगे जाए, ठीक है। इसलिए ऐसी ड्रग की एंट्री ब्रेन में बंद है। लेकिन बाकी एरियाज़ में जैसे लीवर है या स्प्लीन है, इसमें कैपिलरीज के अंदर स्लिट जंक्शंस होती हैं, जिससे ड्रग जो है वो इनमें से निकल के आगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में और आगे जाने टिश्यू में जाने के लिए रेडी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है, हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो आ जाती है इसकी सॉल्युबिलिटी की, ठीक है। तो ये स्लिट जंक्शन, उम्मीद है मुझे कि आपको समझ आ गई होगी स्लिट जंक्शंस इस चीज़ को। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आप डिस्कस कर लेते हैं कि जो स्लिट जंक्शंस मौजूद नहीं है, टाइट जंक्शंस मौजूद हैं, ब्रेन में बहुत ही कम सेल्स को एंट्री मिल सकती है। इस चीज़ को कहते हैं जी ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। ब्लड ब्रेन बैरियर ये है कि स्लिट जंक्शंस मौजूद नहीं है। सिंपल कर रही हूँ, अभी हम डिटेल में आगे भी पढ़ लेंगे, सिंपल अभी इसके लिए कर रही हूँ ताकि हमें समझ आए, ठीक है। कि ब्लड ब्रेन बैरियर इसलिए है कि ब्रेन की जो कैपिलरीज हैं उनमें स्लिट जंक्शंस मौजूद नहीं है, एंडोथेलियल टाइटली एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। तो ड्रग जो है अगर वो पोलर है, अगर वो आयनाइज्ड है, तो वो एंट्री इनटू द सीएनएस नहीं कर पाएगी, फेल हो जाएगी, वो ड्रग नहीं जा सकती सीएनएस में। तो ड्रग को ब्रेन में जाने के लिए उसको हाइड्रोफिलिक नहीं बल्कि हाइड्रोफोबिक होना चाहिए, ठीक है जी। ये चीज़ आ गई, ये हो गई जी हमारी कैपिलरी परमिएबिलिटी, हमने डिस्कस कर ली थोड़ी सी। अब आ जाती है अगर ड्रग जो है, तीसरा फैक्टर आ जाता है बाइंडिंग। अगर ड्रग बाइंड कर जाती है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, तो वो फार्माकोकाइनेटिकली भी और फार्माकोडायनेमिकली भी इनर्ट हो गई है, ठीक है। इनर्ट हो गई से मुराद ये कि ना तो उसकी मेटाबॉलिज्म होनी है, ना उसकी होनी है जी एलिमिनेशन, और ना ही उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, वो ब्लड में ही रहेगी, ठीक है। तो जो मेजॉरिटी ऑफ ड्रग जिन प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करती है उसका नाम है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन के साथ जो ड्रग बाइंड कर जाएगी वो अब इनर्ट हो गई है, वो अब नॉन डिफ्यूजिबल फॉर्म में आ गई है, अब वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि ये एज अ रेजरवायर एक्ट करती है ड्रग की, ठीक है। एज अ रेजरवायर एक्ट कर रही है, मतलब ये कि ड्रग का एक्शन प्रोलॉन्ग हो गया, ठीक है। ड्रग एक्शन प्रोलॉन्ग कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि जब फ्री ड्रग जो है उसकी कंसनट्रेशन कम हो जाएगी, तो ये ड्रग क्योंकि रिवर्सिबली बाइंड है, ठीक है। रिवर्सिबली बाइंड से मतलब ये है कि जब ये लगेगी तो ये अनबाइंड भी हो सकती है। जब ड्रग की कंसनट्रेशन, फ्री ड्रग की कंसनट्रेशन कम होती है, तो ये जो ड्रग होती है जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ लगी होती हैं, बाइंड हुई थी, वो अनबाइंड होकर कंसनट्रेशन को दोबारा मेंटेन कर सकती हैं, ठीक है जी। ये होगी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। अब ये क्या होता है कि जी टिश्यू प्रोटीन्स के साथ भी ड्रग जो है वो बाइंड कर जाती है।
एज अ रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ द टिश्यूज़ में जाके जी ये या तो न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन या लिपिड के साथ बाइंड कर गई या ट्रांसपोर्ट होकर एक्यूमुलेट हो गई है टिश्यूज़ के अंदर, इस ये भी रेजरवायर के तौर पर एक्ट कर सकती हैं। और दूसरा ये कि ये एज अ टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकती हैं। ठीक है, इसमें एक ये चीज़ ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये रेजरवायर तो है कि ड्रग की कंसनट्रेशन को मेंटेन कर लेंगी जब फ्री ड्रग की कंसनट्रेशन कम हो गई है, लेकिन जो ड्रग टिश्यू प्रोटीन में जाके लगी हैं या जो ड्रग टिश्यू में एक्यूमुलेट हो गई हैं वो टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकती हैं। ये चीज़ हो गई। ठीक है जी। दूसरा एक जो ड्रग का अपना रिलेटेड फैक्टर है वो हमने ये बात की थी मॉलिक्यूलर साइज़ के बारे में। दूसरी चीज़ है उसकी सॉलेबिलिटी के बारे में। ठीक है जी। अगर ड्रग जो है, देखें ड्रग की हमने एब्जॉर्प्शन में भी बात की है, हमने पहले भी बात कर चुके हैं कि ड्रग जो है वो इतनी लिपिड सॉलेबल होनी चाहिए कि वो मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर सकें। सेल से तो वो आ गई बाहर, ठीक है, कैपिलरी से तो वो आ गई, स्लिट जंक्शन के थ्रू आ गई। अब अगर वो इतनी लिपिड सॉलेबल नहीं होगी तो वो टिश्यूज़ के सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगी और वो वहाँ से टिश्यूज़ के अंदर नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो जो ड्रग है वो इतनी हाइड्रोफिलिक होनी चाहिए कि वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ सके और इतनी हाइड्रोफोबिक होनी चाहिए कि वो मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर सकें। ठीक है जी, ये चीज़ है। ये दोनों चीज़ें हो गई। ड्रग की दो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ना ड्रग को बिल्कुल आयनाइज्ड होना चाहिए कि वो किसी को पास ही ना कर सके, और ना ही वो इतनी हाइड्रोफोबिक होनी चाहिए कि वो जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें आ सके। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लिया। आइंदा वाले लेक्चर में हम इनको ज़रा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जेंट्स